अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जिशान है और मैं स्टडी इन ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में इस्लामाबाद एम्बेसी की डीयूवी चेकलिस्ट एंड वीजा चेकलिस्ट दोनों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और पॉइंट टू पॉइंट जो जो उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं कंप्लीटली उनको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को जो जितने भी लोग वीज़ा फाइल सबमिट करवा रहे हैं उनके जो क्यूरीज हैं इससे रिलेटेड वो सारी क्लियर हो सकें। ठीक है, तो जो लोग अभी तक न्यू है इस चैनल के ऊपर और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस डीयूवी के ऊपर बात करते हैं। डीयूवी की चेकलिस्ट मैंने खोली हुई है, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके अलावा मैं डीयूवी की जो चेकलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीजा की चेकलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले डीयूवी से स्टार्ट करते हैं। डीयूवी के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले डीयूवी फॉर्म। ठीक है, डीयूवी फॉर्म आपको जो एम्बेसी भी सेंड करती है जब वो अपॉइंटमेंट आपको देती है, तो उसके अलावा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने डीयूवी फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जितने भी फॉर्म थे इसको कैसे फिल करना है इसके ऊपर मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, सनद होती है, वो चाहिए होती है। और उसके अलावा बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, यानी 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी वालों को। और जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सनद सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर कोई चाहता है कि अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डीएमसी यानी मार्कशीट भी अटैच करवाए और लगाए वीजा फाइल में तो वो लगा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले बोर्ड से वेरीफाई होने चाहिए, उसके बाद आईबीसीसी उसको अटैच करेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपके जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स है वो पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराना है, फिर उसके बाद एचईसी से अटैच करवाना है। जब भी सारे डॉक्यूमेंट मैट्रिक इंटर वाले आईबीसीसी से हो जाए और बैचलर्स वाले एचईसी से हो जाए तो उसके बाद आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर मोफा से अटैच करवाना है। मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप एक साथ ले जाओगे, मोफा से अटैच कराओगे और फ्रंट और बैक दोनों साइड आनी चाहिए अटेस्टेशन में। ऐसा ना हो कि सिर्फ फ्रंट आ रही हो, फ्रंट के पीछे बैक साइड भी आ रही हो जिसपे अटेस्टेशन होती है सारी आपके बोर्ड वगैरह की। तो मोफा वाले क्यूआर कोड लगा देंगे, आप उसको स्कैन करोगे तो वो जो है डॉक्यूमेंट आपका उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आपने देखना है कि फ्रंट बैक दोनों साइड उसके अंदर शो हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, और अगर कोई पासवर्ड मांगता है डाउनलोड होने के लिए तो आपने अपना जो सीएनआईसी नंबर है उसके लास्ट के 5 डिजिट टाइप करने होते हैं, वो आपका पासवर्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ओरिजिनल डोमिसाइल होता है। ओरिजिनल डोमिसाइल इस साल जो है वो जैरीज वाले कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं। तो ओरिजिनल डोमिसाइल जो है अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट है तब भी आपने उसका कलर ही स्कैन निकालना है, भले बेशक वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आ रहा हो। अगर वो कलर्ड है तब भी कलर्ड स्कैन निकालना है। ठीक है, 3 आपने उसकी कलर कॉपीज करानी है। कलर कॉपीज कराने के बाद उसको नोटरी पब्लिक से अटैच करवाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पासपोर्ट की है। पासपोर्ट का भी आपने जो आपका फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज यानी इस तरीके से पासपोर्ट आप ओपन करोगे, नीचे जो होती है वो आपकी पिक्चर और डिटेल होती है और ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ओपन करके फ्रंट पेज की कलर की 3 स्कैन निकालनी है, 3 कॉपीज निकालनी है और तीनों कॉपीज को भी नोटरी पब्लिक से अटैच करवाना है। ठीक है, अब लास्ट में जो डॉक्यूमेंट रह आता है, लास्ट आपका डॉक्यूमेंट एडमिशन लेटर होता है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दिया है तो आपने उसकी भी कॉपीज करा के उसका प्रिंट करा के आपने अपनी वीजा फाइल में अटैच करना होता है। ठीक है, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया एडमिशन लेटर तो फिर वो लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर है। अगर वो विदाउट एडमिशन लेटर के एक्सेप्ट कर रही है तो आप विदाउट एडमिशन लेटर के ही अपनी जो है वो डीयूवी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट थी डीयूवी अप्लाई करने की। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने होते हैं और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपनी वीजा फाइल के साथ ही डीयूवी फाइल अटैच होती है और वो फिर सबमिट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वीजा फाइल के ऊपर। वीजा फाइल में सबसे पहले जो है वो आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो जिसको हम फॉर्म डी भी कहते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हमने सिर्फ नेशनल फॉर्म फिल करना है या फिर शेंजन वीजा फॉर्म भी फिल करना है। तो शेंजन वीजा फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है, आपने सिर्फ नेशनल वीजा फॉर्म जो इटली का होता है जिसको फॉर्म डी कहते हैं वो फिल करना है। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि जिन लोगों के पास नहीं है वो डाउनलोड करके फिल कर सकें। ठीक है, तो वीजा फॉर्म आपने कंप्लीटली फिल करना है। उसके ऊपर भी मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी और आगे भी वीडियो बनाऊंगा। और उसके ऊपर आपने अपनी पिक्चर भी पेस्ट करनी है। तो पासपोर्ट साइज पिक्चर पेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पिक्चर पेस्ट करनी है, सिग्नेचर और डेट लिखना है जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो, और उसके बाद जो है आपका वीजा फाइल फॉर्म जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपका पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स चाहिए होती है, यानी 2 पिक्चर चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज में। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इटली का एक अलग साइज भी होता है, तो उस साइज के ऊपर भी आप बना सकते हो।
3.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 ऐसा कोई साइज होता है। तो बेहतर है कि पासपोर्ट साइज अगर लिखा हुआ है तो आप पासपोर्ट साइज के ऊपर ही पिक्चर्स बनवाओ, ऐसे किसी डिफरेंट साइज के ऊपर आपने पिक्चर वगैरह नहीं निकलवानी, ठीक है। अब उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट की बात करते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट यानी आपका जो पासपोर्ट है ओरिजिनल जिस पे वीजा स्टाम्प करके देंगे वो लगाना होता है, और वो पासपोर्ट कम से कम 18 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। आप चेक कर लो जिस टाइम वीजा अप्लाई कर रहे हो तब से लेके जो है वो नेक्स्ट 18 मंथ तक आपका ये पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। 18 मंथ नहीं भी है तो कम से कम 15 मंथ होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल वीजा जो आपका लगता है वो 1 साल का लगता है, इसलिए वैलिडिटी मांगते हैं वो लोग। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपकी चेकलिस्ट में लिखा नहीं होगा लेकिन वो है CNIC, ठीक है। CNIC की आपने फ्रंट बैक दोनों को A4 साइज पेज के ऊपर, फ्रंट के ऊपर बैक को नीचे एक ही पेज के ऊपर आपने A4 में उसको प्रिंट करा के 3 कलर कॉपी आप करा के ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका एक्सेप्टेंस इनरोलमेंट यानी कि आपकी प्री इनरोलमेंट समरी होती है। प्री इनरोलमेंट समरी को आपने प्रिंट कराना होता है, प्रिंट कराने के बाद अपनी जो है वीजा फाइल के अंदर लगाना होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो आपका जो है फॉर्म ए होता है जिसको प्री इनरोलमेंट फॉर्म कहते हैं हम लोग, और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और अगर किसी को ये फॉर्म चाहिए डिस्क्रिप्शन से भी अब डाउनलोड नहीं हो पा रहे तो वो मुझे मेरे ईमेल के ऊपर मुझसे ये फॉर्म्स वगैरह मांग सकते हैं, तो मैं उनको ये सारे फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्म में कैसे फिल करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, फिर भी अपडेटेड एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर इटालियन यूनिवर्सिटी कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड करती है आपकी यूनिवर्सिटी तो उस बेसिस के ऊपर फिर आपको टाइप सी वीजा अप्लाई करना होता है, यानी वो शॉर्ट टर्म वीजा होता है, 90 डेज का वीजा होता है बेसिकली। तो शॉर्ट टर्म वीजा आपने अप्लाई करना होता है, लेकिन जो हम लोग स्टूडेंट जो जनरल मास्टर और बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो ये हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है एजुकेशनल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट की बात हो रही है जो हमने DOV की फाइल में लगाए थे, ठीक है। तो वही अटेस्टेशन वगैरह सारी बात हो रही है कि IBCC HEC से अटेस्ट होना चाहिए और फिर उसके बाद मुफ्त से अटेस्ट होना चाहिए। तो वही चीजें हैं ये जो हमने DOV फाइल के अंदर एक्सप्लेन की थी अटेस्टेशन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर DOV की बात हो रही है कि अगर आपकी इटालियन यूनिवर्सिटी आपसे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू मांग रही है तो आपने DOV के लिए अप्लाई करना है। DOV के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, यानी अगर आपने कोई ट्यूशन फी पे की है किसी यूनिवर्सिटी को, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज इनरोलमेंट फी वगैरह पहले चार्ज करती हैं आपकी वीजा अप्लाई करने से पहले ना, तो ऐसी कोई फी पे की है तो आपने उस जो आपको फी की रिसिप्ट मिली है ना पेमेंट की, आपने उसको प्रिंट करके भी अपनी वीजा फाइल के अंदर लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट है, यानी कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वीजा आपका इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, यानी स्पॉन्सर से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट जो कर रहे हैं उसका एफिडेविट बनेगा। तो 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने एफिडेविट बनाना है, उसका सैंपल चाहिए तो मुझे आप ईमेल पे मुझसे मांग सकते हो, ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पॉन्सर एफिडेविट बनाना है जिसके अंदर आप लिखोगे कि भाई ये जो आपके फादर या मदर जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे कि मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी ले रहा हूँ और मैं इसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको कवर करूंगा, ठीक है। आप सैंपल देखोगे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है भाई रीसेंट बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद बैंक लेटर मेंशनिंग अकाउंट ओपनिंग डेट एंड ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द अकाउंट केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि भाई आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, ठीक है। तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, वो बेटर रहती है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, उसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकालना है, और जो बैंक स्टेटमेंट निकालोगे उसके फ्रंट पेज पे भी बैंक की स्टैंप होनी चाहिए, और जो लास्ट पेज है जहाँ पे एंड हो रही है स्टेटमेंट वहाँ पे भी बैंक की स्टैंप होनी चाहिए, और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपने स्टैंप लगवाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है रिलेशनशिप प्रूफ विद द स्पॉन्सर। रिलेशनशिप प्रूफ में आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें लगाओगे, ठीक है। तो वो शो करेगा आपका क्या रिलेशन है स्पॉन्सर के साथ। उसके बाद कह रहा है कि भाई टैक्स रिटर्न ऑफ द अकाउंट होल्डर ऑफ 2 years, ठीक है, यानी पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न आपने शो कराने। जो लोग अभी ये जैसे कि 30 जून 2022 गुजर चुका है, यानी 2021-22 के टैक्स रिटर्न क्लोज हो चुके हैं, तो आपने जो लोग अभी वीजा अप्लाई करेंगे जुलाई अगस्त में, तो आपने 2021-22 और 20-21 यानी पिछले 2 साल के करवाने, अभी तक के जून तक के, ठीक है। तो जून तक के इस साल के 2022 के और पिछले साल के 21 के वो आपने जो है 2 साल के टैक्स रिटर्न उसके अंदर लगाने। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एडिकेट प्रूफ ऑफ इनकम रिसोर्सेज ऑफ द स्पॉन्सर अकाउंट होल्डर, यानी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपके फादर जो है उसके एडिकेट प्रूफ लगाने के, यानी ये जो पैसा उन्होंने बैंक अकाउंट के अंदर शो कराया है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है इसका प्रूफ शो करवाना है, ठीक है। तो वो शो करवाने के लिए सिंपली अगर फादर जॉब करते हैं तो उनका जॉब लेटर, उनकी सैलरी स्लिप, ये सारी चीज उसमें अटैच होंगी। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो तो टैक्स रिटर्न से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और उसके अलावा क्या बिजनेस करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह उसकी
और बिजनेस कार्ड, लेटर हेड वगैरह जो भी उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं आपकी प्रोफाइल को। और जो आपकी जो ट्रांजेक्शन्स आती हैं उसका अगर चेक्स में आती हैं तो उसके प्रूफ, स्लिप्स वगैरह जो होती हैं डिपॉजिट की, वो आपने अटैच करनी होती है, ठीक है। केस टू केस वेरी करता है, ये हर स्टूडेंट का डिफरेंट केस होता है, तो वो अपने केस के हिसाब से एडिकेट प्रूफ्स को जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पॉइंट में कहते हैं कि भाई वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट प्लस फोटोकॉपी, यानी कि आइल्स का सर्टिफिकेट आपने देना है। देखो लास्ट ईयर जो था एम्बेसी ने एग्जाम किया हुआ था, उनकी वेबसाइट पे आ गया था कि भाई आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जज करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इस साल वेबसाइट पे कुछ नहीं आया हुआ, ना कोई न्यू चेकलिस्ट आई है, पुरानी ये 2020 की चेकलिस्ट है, 2021 की नहीं है, लास्ट ईयर की नहीं है, उससे पहले की है 2020 की। तो उस टाइम आइल्स रिक्वायर्ड था, मैंडेटरी था, 21 में नहीं था, वेबसाइट पे आ गया था, इस साल जो है वेबसाइट पे नहीं आया, ठीक है। और अक्सर लोगों ने विदाउट आइल्स के ही सबमिट करा है अभी तक, जो वीजा फाइल सबमिट कराई ना। तो अगर पर्सनली मेरा मशवरा लोगे तो मैं ये कहूंगा कि आइल्स के साथ जमा कराओ तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाली साइड जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है, मजबूरी है, नहीं दे सकता, वो विदाउट आइल्स के जमा करा दे, क्योंकि रिक्वायरमेंट में कहीं पे मेंशन नहीं है कि आइल्स रिक्वायर्ड है, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी जिसके पास है आइल्स, वो आइल्स के साथ ही जमा कराए, ये फिर जो देना चाह रहा है वो जल्दी से दे दे आइल्स और फिर साथ जमा कराए, उससे आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। पॉइंट 12 में दोबारा कहते हैं फैमिली रिस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा, वही आपका जो है वो स्पॉन्सर के साथ क्या प्रूफ बनता है, मतलब क्या रिलेशन है उसका प्रूफ शो कराना है, तो एफआरसी लगाना है दोबारा से। उसके बाद 13 पॉइंट में कह रहा है कि एडिकेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली, यानी कि इटली के अंदर आप जब उतरोगे और रिहाइश करोगे वहाँ पे, तो उसका एक प्रूफ दिखाना है आपकी रिहाइश का। तो उसके लिए आपने ऑनलाइन अकोमोडेशन बुक करनी होती है, जो कि आपने जो है वो booking.com से बुक करनी होती है, या फिर मुख्तलिफ वेबसाइट है, आप जिससे चाहो बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आपने 1 महीने की अकोमोडेशन बुक करनी है और यहाँ पे उसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद वीजा फाइल में अटैच करनी होती है। उसके बाद फ्लाइट बुकिंग की बात कर रहा है, जो लोग 90 डेज का वीजा कर रहे हैं यानी टाइप सी में जा रहे हैं, 90 डेज के बाद आ जाएंगे, वो राउंड ट्रिप का टिकट निकालते हैं। लेकिन जो लोग बैचलर मास्टर के लिए जा रहे होते हैं वो लोग वन वे टिकट दिखाएंगे, ठीक है। तो एक तरफा आपने टिकट दिखानी है यहाँ से ट्रेवल करने की। उसके बाद आता है कि ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस, तो ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपने 30,000 यूरो कवरेज वाली दिखानी है टाइप डी वीजा की। टाइप डी वीजा यानी 90 डेज से ज्यादा का जो वीजा होता है वो टाइप डी वीजा होता है। तो इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट और उसके अलावा अकोमोडेशन, ये 3 चीजें जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, अगर कोई अरेंज नहीं कर सकता तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं आपको आपकी जब भी अपॉइंटमेंट आएगी तो उस टाइम जो है वो 3-4 घंटे के अंदर ये सारी चीजें अरेंज करके दे दूंगा, ताकि आप अगर किसी और चीज में फोकस कर रहे हो तो इस चीज से आप लोग टेंशन खत्म कर दो, आपका भाई मौजूद है आपकी इस टेंशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये पूरी एक कंप्लीट वीजा की चेकलिस्ट थी, और जो है मैंने सोचा कि यार इसको एक्सप्लेन कर दूं, काफी लोग कंफ्यूज थे कि भाई क्या क्या करना है, और जेरीज वाले अलग अलग चीजें मांग रहे हैं, तो इसके बारे में क्या करें, ठीक है। और एडिशनली अगर कोई चीज आप लगाना चाहो तो इसके अंदर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो, और आपका जो है वो पोलियो सर्टिफिकेट लगा सकते हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोग काफी लोग मिस करते हैं, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो ईमेल आती है जिसमें लिखा होता है कि भाई इस दिन आपने जेरीज से अपनी जो है वो वीजा की जो फाइल सबमिट करानी है, तो ईमेल का स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्योंकि वो आपकी अपॉइंटमेंट ईमेल होती है। तो अपॉइंटमेंट ईमेल का स्क्रीनशॉट लाजमी निकालना है, कोई भूल नहीं जाना, वरना फिर आपको मुश्किल का सामना होता है, ठीक है। तो गाइस बस यही थी, कंप्लीट एक वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफी क्लियर हो गई होंगी चीजें जो इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं। बाकी कराची कॉन्सुलेट वालों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा पूरी चेकलिस्ट को, ताकि वो भी अपने वीजा प्रोसेस को इजीली कर सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।